नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट में। आज मैं आप लोग के लिए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आई हूँ करंट अफेयर से। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आइए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निम्नलिखित में से किसके द्वारा डोर स्टेप बैंकिंग सेवा का उद्घाटन किया? पहला, एम्बुलेंस सेवा। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। तीसरा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। चौथा, पोस्टल सेवा। इसका राइट आंसर है 2, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। आइए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवाओं का शुभारंभ किया है। इन सेवाओं का लाभ मामूली शुल्क पर भी लिया जा सकता है। इस सेवा में सभी ग्राहकों को, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लाभ मिलेगा। ये उपयोगकर्ताओं को एक समस्या रहित और सुविधाजनक बैंकिंग सेवा प्रदान करेगा। इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाएगा। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री ने विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम 2010 के तहत किस गुरुद्वारा के पंजीकरण को मंजूरी दे दी है? इसका राइट आंसर है तीसरा, हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा अमृतसर। आइए इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने विदेशी योगदान अधिनियम 2010 के तहत अमृतसर स्थित गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब के पंजीकरण की मंजूरी दे दी है। अब ये अधिनियम स्वर्ण मंदिर को विदेशी दान प्राप्त करने से सक्षम बनाएगा। साथ ही सिख तीर्थ द्वारा जरूरतमंदों की वित्तीय और चिकित्सकीय सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी योगदान का उपयोग किया जा सकता है। विदेशी योगदान अधिनियम 2010 भारत में स्वैच्छिक संगठनों के विदेशी वित्त पोषण को नियंत्रित करता है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में स्थित एक गुरुद्वारा है। गुरु अर्जुन ने 1581 में स्वर्ण मंदिर के निर्माण की शुरुआत की। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किसने देश में डिजिटलीकरण भुगतान सूचांक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बनाने की बात की है? इसका राइट आंसर है तीसरा, भारतीय रिजर्व बैंक। आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में एक डिजिटल भुगतान सूचांक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स DPI लॉन्च करने की बात कही है। यह सूचांक देश में डिजिटलीकरण की सीमा का आकलन करने के लिए लाया गया है। यह विभिन्न डिजिटल भुगतान मोड के प्रवेश और गहनता के बारे में सटीक आकलन कर सकेगा। DPI सूचांक गरीबी और आर्थिक असमानताओं में कमी ला सकता है। RBI एक नया स्व नियामक संगठन SRO भी स्थापित करेगा, जो भुगतान क्षेत्र के हितधारकों के बीच संचार को बढ़ाने के लिए काम करेगा। आइए हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 5 स्टार विलेज योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर है दूसरा, डाक विभाग। आइए इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में डाक विभाग द्वारा 5 स्टार विलेज योजना शुरू की गई है। ये योजना भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक योजनाओं की सार्वभौमिक कवरेज 100% कवरेज सुनिश्चित करती है। यह योजना सबसे पहले महाराष्ट्र में लागू की जाएगी। यह प्रत्येक जिले के 50 गाँवों को 2020-21 के दौरान कवर किया जाएगा। योजना के तहत सभी डाक उत्पादक और सेवाएं ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध, वितरित और प्रचारित की जाएगी।
यह योजना ग्रामीणों की सभी डाकघर संबंधी ज़रूरतों को पूरा करेगी। प्रदर्शन के आधार पर गांव को स्टार रेटिंग प्रदान की जाएगी। मंडल प्रमुख, सहायक अधीक्षक और डाक निरीक्षक इससे जुड़ी सभी गतिविधियों की निगरानी करेगा। आइए हम 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक ग्लोबल इकोनॉमिक्स फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है दूसरा 105वें। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 से भारत 105वें स्थान पर है। पिछले साल की रैंकिंग में भारत ने 79वें स्थान पर प्राप्त किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बढ़ती आर्थिक स्वतंत्रता की संभावना कारक बाजार में सुधारों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अधिक खुलेपन का निर्भर करती है। 2018 के रिपोर्ट के अनुसार ही हांगकांग और सिंगापुर एक बार फिर सूचकांक में शीर्ष पर रहे। यह रिपोर्ट 162 देशों और क्षेत्रों की नीतियों और स्थानों का विश्लेषण करके आर्थिक स्वतंत्रता को मापती है। आइए हम 6वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन, सौर सेलों और सेल पैनलों के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर है चौथा, उपयोग सभी। आइए इसके बारे में जानते हैं। सौर सेलों का उपयोग बहुत से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। मानव निर्मित उपग्रह और अंतरिक्ष अन्वेषक युक्तियों जैसे कि मार्स ऑर्बिटरों में सौर सेलों का उपयोग प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। ट्रैफिक सिग्नलों, कैलकुलेटरों और बहुत से खिलौने में सौर सेलों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रेडियो, बेतार संचार तंत्रों तथा टीवी रिले केंद्रों में सौर सेल पैनल उपयोग में लाए जाते हैं। साथ ही सौर सेल पैनल विशिष्ट रूप से डिजाइन की गई आनंद छतों इंक्लाइड रूफ टॉप्स पर स्थापित किए जाते हैं ताकि इन पर अधिक से अधिक और सौर आपतित हो। आइए हम 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र से प्राप्त ऊर्जा का एक प्रकार नहीं है? इसका राइट आंसर है ए, भूतापीय ऊर्जा। आइए इसके बारे में जानते हैं। महासागरों से समांतर 3 तरह की ऊर्जाएं प्राप्त होती हैं: ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और महासागरीय तापीय ऊर्जा। ज्वार भाटा के दौरान जल के स्तर पर चढ़ने और गिरने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। समुद्री तरंगों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा तरंग ऊर्जा कहलाती है। समुद्र तट के निकट विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। समुद्रों तथा महासागरों के पृष्ठ का जल सूर्य के ताप द्वारा गर्म हो जाता है, जबकि इनकी गहराई वाले भाग का जल अपेक्षाकृत ठंडा रहता है। ताप में इस अंतर का उपयोग सागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण, विद्युत संयंत्र, थर्मल इंजीनियरिंग, कन्वेंशन प्लांट OTEC में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आइए हम 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के प्रमुख नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का संबंधित राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसका राइट आंसर है दूसरा, कल्पक्कम आंध्र प्रदेश। आइए इसके बारे में जानते हैं। भारत में स्थित कुछ नाभिकीय विद्युत संयंत्र द्वारा इस प्रकार है: महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में राणा प्रताप सागर, तमिलनाडु में कल्पक्कम, उत्तर प्रदेश में नौरौरा, गुजरात में काकरापार और कर्नाटक में कैंगा। आइए हम 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य तथा तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है?
इसका राइट आंसर है तीसरा, उपयुक्त दोनों। आइए इसके बारे में जानते हैं। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में दो हल्के नाभिक जुड़कर एक बड़ा नाभिकीय बनाते हैं। इस प्रक्रिया में समानता हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन के समस्थानिक हीलियम उत्पन्न की जाती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं सूर्य तथा तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत होती हैं। वहीं हाइड्रोजन बम ताप नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित होता है। आइए 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में पोर्ट ऑफ शिपिंग सेक्टर के विवादों के समाधान के लिए एक विवाद निवारण तंत्र की शुरुआत की गई है। इसका क्या नाम है? इसका राइट आंसर है SAROD पोर्टल्स। आइए इसके बारे में जानते हैं। SAROD पोर्टल्स अर्थात सोसाइटी फॉर एफोर्डेबल रिड्रेसल ऑफ डिस्प्यूट्स पोर्ट्स को केंद्रीय जहाज रानी राज्य मंत्री द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इस पोर्ट और शिपिंग सेक्टर के विवादों के समाधान के लिए एक विवाद निवारण तंत्र के रूप में देखा जा रहा है। यह निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से विवादों को हल करेगा। यह कानूनी व्यय और समय के बचत को बढ़ावा देगा। यह अपने तीव्र समय पर लगातार प्रभावी और मजबूत विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से समुद्री क्षेत्र में व्यापार करने में कठिनाइयों को कम करेगा।